अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद ईवीएस बाय गुलरान अली। आज हम ऑनलाइन पेपर 4 फरवरी 2023 का देखेंगे। इससे पहले हमने 6 फरवरी 2023 वाला पेपर देख चुके हैं। ऑनलाइन पेपर की सीरीज़ चल रही है। चैनल को अगर से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A person observes the lifestyle of the people of rural areas of a state and express his views as under. The living is very simple. People grow staples such as tapioca and coconut in their courtyard and they enjoy eating the food prepared using these staples. किसी शख्स ने किसी स्टेट के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण किया। उसने सर्वे किया और अपने विचारों को इस प्रकार बताया कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, साधारण लोग, वो साधारण खाना खाते हैं और खाने की वस्तुएं क्या खाते हैं। खाने की वस्तुओं में वो टैपिको खाते हैं और उसके साथ में नारियल की चटनी खाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि नारियल की चटनी का ताल्लुक कौन से राज्य से था, तो वो है केरला से। अच्छा, मुझे कमेंट में बताइए कश्मीर में नारियल के साथ क्या खाते हैं एंड गोवा में गोवा की डिश क्या है एंड हांगकांग की डिश क्या है। इन तीनों के नाम मुझे कमेंट में बताइए। चलते हैं सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ। झूम फार्मिंग के बारे में क्वेश्चन है हमारा। मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके बारे में हमको राइट बताना है क्या है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज एंड नथिंग इज ग्रोन देयर फॉर सम ईयर्स। एक फसल काटने के बाद उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्ष तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। के लिए ऑप्शन राइट है। फिर है इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है, इसीलिए तो इसे स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। ये भी सही है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। द लैंड इज देन प्लग डीपली बिफोर। इसके बाद बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है, इसको गहरा नहीं जोता जाता। ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट निकला था? एक ए और दूसरा बी, दोनों भी राइट थे। सी रॉन्ग था। चलते हैं डी की तरफ। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करते थे। जब ज़रूरत हो उसी हिसाब से केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते थे। तो ऑप्शन डी भी राइट है। ऑप्शन डी भी राइट है। अब हमको किधर आना है? ऑप्शन एक और ऑप्शन बाकी है। कितने ऑप्शन निकल चुके हमारे? ए, बी और डी। अब लास्ट ई देखेंगे क्या कहता है। एक ही खेत में अलग अलग किस्म की फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता था। ये भी राइट है। तो ऑप्शन ई। अब ए, बी, डी किस ऑप्शन में हमको नज़र आ रहा है? ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चलते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। क्या कह रहा है ऑप्शन 3? सॉल्व द प्रॉब्लम रिडल्स। हमको एक पहेली को सुलझाना है। अब पहेली क्या है? काले काले मोती जैसी। अब वो ऐसी कोई चीज़ है जो खुद का तारुफ कर रही है। अब क्या बता रही है? काले काले मोती जैसी हूँ, छोटी सी पर गोल हूँ। छोटी सी है लेकिन गोल है, बारीक पीसी या दरदरी जाती है। वो बारीक भी पीसी जाती है या दरदरी भी पीसी जाती है। मीठे और नमकीन दोनों में भी काम आती है, दोनों में भी डाली जाती है। मतलब वो मीठे में भी डाला जाता है हम इसे, और नमकीन में भी डालते हैं। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो कौन हो सकता है? काली मिर्च, इलायची, सरसों या लौंग। तो ये है काली मिर्च।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। हमें पता है कौन अपनी फीमेल को किलोमीटर दूरी से भी पहचान लेता है, तो वह है सिल्कवॉर्म। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ये है श्रीनगर, और श्रीनगर कहाँ पर आता है? कश्मीर में। अगर से ऑप्शन में श्रीनगर की जगह कश्मीर दिया है तो राइट आंसर कश्मीर भी होगा, और अगर से ऑप्शन में कश्मीर की जगह श्रीनगर दिया है तो राइट ऑप्शन श्रीनगर भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया, मतलब सर्वे विजिट किया, और वहाँ किस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उसको बताया। अब कैसे बताया है कि वहाँ भारी वर्षा होती है, बारिश ज़्यादा होती है, उसकी वजह से यहाँ के घर ज़मीन से 3 या 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांसों और खंभों से बने होते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में हम बांसों और खंभों से देख लेते हैं और 10-12 फीट आ जाता है, इसका ताल्लुक किस स्टेट से होगा, ज़रा कमेंट में बता दीजिए। लोग घर में प्रवेश करने के लिए, घर में जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और रात होने पर रात के समय उसको हटा देते हैं। और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो ये कौन सा स्टेट होता है? आसाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिल्ली की टूरिस्ट गाइड है जो एक मैप पर दिया गया है। इस मानचित्र मैप के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर कितना है? 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों या जगहों प्लेसेस के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी बता रहा है? 21.2 है सेंटीमीटर पाई गई है। तो इन दोनों जगहों के बीच की दूरी कितनी होगी? मतलब हमें क्या मालूम करना है? हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो कितना होगा? पहले क्या बताया? हमें डिस्टेंस मालूम करना है। डी कितना दिया है दूरी? 21.2। इसको डिवाइडेड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, कितना दिया है? 990 से। दैट इसका आंसर आएगा 20,998। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, और इसका आंसर निकलेगा 20.998। अब 98 है, मतलब लगभग ये 21 तक है, तो 21 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले दो बीमारियों की जोड़ी को बताइए। अब मलेरिया और टाइफाइड, मलेरिया और मियादी बुखार जिसे हम मुद्दती बुखार भी कहते हैं, टाइफाइड, चिकनगुनिया एंड डेंगू, या क्लोरिया एंड टाइफाइड, हैजा या मुद्दती बुखार, डेंगू एंड क्लोरिया। तो ये है डेंगू और हैजा। राइट ऑप्शन डी। Select from the following a pair of bird having excellent sight and see things distantly 4 times as far as we can। निम्नलिखित में से पक्षियों का वो जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि
रेस्ट होती है और हमारी तुलना में हमसे 4 गुना दूरी से भी चीज़ों को देख सकते हैं। वो कौन से परिंदे हो सकते हैं? तो क्रो एंड काइट, ये है कौवा एंड चील, या बाज और गिद्ध, या शकरखोरा और बाज, या कौवा और गिद्ध। तो ये है ईगल एंड वेल्चर, बाज एंड गिद्ध। ये दोनों भी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी से भी देख सकते हैं और इनकी नज़रें बहुत तेज़ होती है। द स्टेट इन विच द वर्ड तोरांग इज मीन फॉर जंगल इज, वो स्टेट, वो राज्य बताइए जहाँ तोरांग का मतलब जंगल है। तो ये कौन सा है? तोरांग का मतलब जंगल। झारखंड में कहते हैं जंगल को तोरांग, झारखंड में कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तोरांग नाम का अर्थ झारखंड में जंगल है। कुडुक भाषा झारखंड के आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग बोलते हैं कुडुक भाषा। कुडुक लैंग्वेज को झारखंड के ट्राइबल लोग कहते हैं, के ज़रिए बोली जाती है, जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरांग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो ट्राइबल लोग हैं झारखंड के, वो लोग कुडुक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग जंगल को तोरांग कहते हैं। कपरी झारखंड सहित कई राज्यों के आदिवासी इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के बीच कुडुक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो इस तरह आप ये भी बोल सकते हैं कि ट्राइबल लोगों की सबसे ज़्यादा कौन सी बोली है जो वो बोलते हैं, तो वह है कुडुक भाषा है। वाली सबसे बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये एक द्राविड़ भाषा है। तो कुडुक भाषा कौन सी है? द्राविड़ भाषा है। आपको ये ख्याल रखना है। आदिवासी वो लोग हैं जो जंगल के पास रहते हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरतों, जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे खाना, दवाई वगैरह, इसके लिए वो जंगल पर ही डिपेंड रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई स्टूडेंट है जिसका घर एक्स पर है, किसी छात्र का घर एक्स पर है और उसका स्कूल वाई पर है। मतलब यहाँ एक्स है होम पर और वाई, नीचे वाई है उसका स्कूल, और उसको घर से स्कूल जाने के बीच में सीधी सड़क नहीं है बल्कि तिरछा रास्ता है। अब वो स्टूडेंट किस तरह से, किस डायरेक्शन में जाते हुए स्कूल पहुंचता है, वो देखना है। जैसे विद्यालय पहुंचने के लिए वो छात्र पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक दक्षिण में है। अब एक्स कहाँ है? एक्स नॉर्थ में है। एक्स नॉर्थ में है तो ये एक्स के नीचे दक्षिण में आ रहा है। एक्स होम और वाई स्कूल। चलिए एक्स कहाँ है? एक्स नॉर्थ में है और यहाँ से कितना बोल रहा है? 60 मीटर ए पर आ रहा है। चलिए विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र पहले ए पर आता है जो कि एक्स के ठीक दक्षिण में है, मतलब साउथ में है। तो ये आ गए हम साउथ में एक्स के। फिर बोल रहा है 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वो बी पर जाता है जो ठीक ईस्ट में कितना है? 60 मीटर है। फिर ये ईस्ट में आ रहा है
कौन है यहाँ, बी है, और ये कितना होगा 60 मीटर ईस्ट। फिर कह रहा है फिर वो सी पर जाता है जो बी के ठीक दक्षिण में है। अब बी के ठीक दक्षिण में मतलब यहाँ बी है तो ये नीचे आ रहा है, और कितने मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर। अब अंत में वो अपने विद्यालय पहुँचता है जो सी के ठीक पूर्व में है। अब सी के ठीक ईस्ट में है, कितना 60 मीटर। तो इसका कहाँ पर होगा, इस डायरेक्शन में उसका स्कूल होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो रही है, ये वेस्ट की हो रही है। तो ऑप्शन में देखा है हमको नॉर्थ से शुरू हो रहा है, वेस्ट पर रास्ता ख़त्म हो रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे हम, साउथ ईस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट भी नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट तो होगा नहीं, तो नॉर्थ वेस्ट इज करेक्ट आंसर। एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर को निकली है। कितने बजे, 20:30 को। कितना होगा 20:30, 8:30 बजे। फिर चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे, कितने बजे, 3 बजे। कब, 24 नवंबर को। मतलब 22 से 24 कितने दिन होंगे। फिर 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच कितनी दूरी, किलोमीटर की दूरी ली, डिस्टेंस कितना हुआ, 1877 की दूरी पर चली, तो ट्रेन की औसत चाल क्या है, हमको मालूम क्या करना है, स्पीड मालूम करना है। चलिए अब हमने सब निकाल लिया है। पहले हमको क्या देखना है, 22 नवंबर, 23 नवंबर और 24 नवंबर। ये आ गया है। कितने दिन हो रहे हैं इसको, यहाँ 24 घंटे। तो 20 में से हम 24 में से 20, 20:30 को माइनस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 3 घंटे 30 मिनट बाकी बचेंगे, 3 घंटे 30 मिनट बचेंगे। अब 3 घंटे 30 मिनट को डिवाइडेड करेंगे हम 1877। ये क्या थी, हमारी दूरी थी। इसको किससे डिवाइडेड, इसको डिवाइडेड करेंगे हम 30.5 से। कितना होगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 1.54। अब 1.54 कितना किलोमीटर होगा, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 62 किलोमीटर में। तो हमारा ऑप्शन में देखना है 62 किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पर है 62 किलोमीटर। राइट ऑप्शन डी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 3 टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर। मध्य प्रदेश के 3 सीमांतरित मतलब बॉर्डर प्रदेश कौन से हैं। मध्य प्रदेश की बॉर्डर कौन से 3 राज्यों को या स्टेट को लगती है या मिलती है। तो हम देखते हैं पहले गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। पहले मैप पर देख लेते हैं हमारे। यहाँ पर महाराष्ट्र है और यहाँ पर एमपी है। इस साइड में गुजरात है और यहाँ राजस्थान है। नीचे कर्नाटक है और सबसे यहाँ पर नीचे केरला है।
चलिए अब ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। पहले ही ऑप्शन में दे दिया है गुजरात, जो कि हमारे पास में है, राजस्थान यहाँ पर है और महाराष्ट्र यहाँ पर है। फिर बोल रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। अब बिहार तो इस साइड में आता है और उसके ऊपर फिर यूपी होता है और फिर छत्तीसगढ़ की बॉर्डर तो इसको लगती है, लेकिन बिहार की, उत्तर प्रदेश की नहीं, बिहार की नहीं लगती। फिर है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। महाराष्ट्र की भी लग रही है, छत्तीसगढ़ की भी, लेकिन इसको झारखंड की नहीं लगती। झारखंड छत्तीसगढ़ के बाद में आता है। फिर है गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा। गुजरात की तो लग रही है, लेकिन तेलंगाना यहाँ पर होता है और उड़ीसा यहाँ पर होता है, इसलिए इसकी भी नहीं लगेंगी। तो 3 ऑप्शन गलत हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की बॉर्डर तीनों भी स्टेट से मिलती है, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन द अरेबियन सी आर। राजाओं का वो एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। हमको ऐसे स्टेट सेलेक्ट करने हैं जो जिनकी बॉर्डर, जिनका कोस्टल एरिया अरेबियन सी से मिलता है, ये लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर कौन सा है, केरला है, यहाँ कर्नाटक है, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र है और यहाँ गुजरात है और इसके ऊपर यहाँ राजस्थान है। चलिए पहले क्या बता रहा है, पहले ग्रुप में दे रहा है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये किस साइड में, और यहाँ पर इस साइड में पड़ता है हमारा अरेबियन सी, ये वाली राइट एरिया लेफ्ट एरिया में, और राइट में होता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, इधर बे ऑफ बंगाल होता है और इधर अरेबियन सी होता है। तो तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु यहाँ पर होगा, फिर आंध्र प्रदेश यहाँ है और उड़ीसा ऊपर है। तीनों भी क्या है, ये बे ऑफ बंगाल के, इसलिए ऑप्शन ए कट गया है। फिर है केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि यहाँ पर केरला भी है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है। तीनों भी ही स्टेट की बॉर्डर कोस्टल एरिया अरेबियन सी से मिलता है। फिर है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। गुजरात तो मिल रहा है, महाराष्ट्र मिलता है, लेकिन उड़ीसा नहीं मिलता है। फिर है गुजरात, केरला, तेलंगाना। गुजरात मिल रहा है, केरला, लेकिन तेलंगाना नहीं मिलता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। जैसे हमको क्या सिलेक्ट करना है, एक स्टेट सिलेक्ट करना है, एक स्टेट और दूसरा यूटी। हमको ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो एक स्टेट हो और दूसरा यूटी भी हो। जैसे लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये दोनों भी क्या आती है, यूटी आते हैं। फिर चंडीगढ़ एंड दिल्ली, ये भी नहीं होगा। एंड नागालैंड स्टेट है एंड लद्दाख यूटी है, तो यस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, हमें कमेंट में बताइए कितनी स्टेट है, टोटल स्टेट कितनी है और टोटल यूटी कितनी है, और वो यूटी कौन कौन सी है, ओनली यूटी के नाम क्या क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमा वाज रिफेरिंग टू अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग शी वाज फोकस ऑन। यहाँ से स्टार्ट हो गए हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन। पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। रामा एक टीचर है जिसने अवधान, समर शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने को उल्लेख कर रही थी। वो संकेत केंद्र थी किससे? पीयर प्रेशर तो नहीं होगा, सोशल स्किल भी नहीं होंगी, कोलैबोरेट स्किल भी नहीं होंगी। जब इसने समस्या समाधान का ताल्लुक आ गया है तो वह होता है संज्ञान पर, कॉग्निशन पर।
An EVS teacher instructs children to group fallen leaves of trees on the basis of shape, size, structures, etc. The purpose of teacher is to enhance. EVS के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, माप और बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? मतलब एक टीचर है जिसने अपने क्लास के बच्चों को कुछ दरख्त की गिरी हुई पत्तियों के बारे में कहा कि उनकी आकार, उनका माप देखिए, उनको आकार, उनकी साइज़ क्या है, आकार, उनकी साइज़ क्या है, उनका मापन, उनका मेजर क्या, वो कैसे है, फिर उनका शेप क्या है, बनावट, शेप कैसे है, इन सब के बारे में उसने उन्हें कुछ करने के लिए कहा। अब उस टीचर का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था कि क्यों बच्चों को वो कुछ दरख्तों की पत्तियों और आकार, मापन वगैरह की बनावट के बारे में पहचानना चाहता था? क्योंकि वो बच्चों के बीच में बच्चों को क्या करने लगा रहा है, उसका मोटिव क्या था, उसका पर्पस क्या था। तो टीचर का पर्पस ये था, क्या वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीव्स, क्या वो पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि कर रहा था? नो ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। क्या ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन कर रहा है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। क्योंकि बच्चे, जब टीचर उसको कुछ दरख्तों के बारे में मालूमात करने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ दरख्त है जिनकी पत्ती गिरी हुई है, अब पत्ते गिरे हुए हैं तो उनकी आकार को पहचानो क्या है, किस साइज़ के है, उनकी बनावट कैसी है, इसमें क्या करेंगे बच्चे, क्या उसको ऑब्जर्व करेंगे ट्रीज को, और जो पत्ते वगैरह है उनको अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन देंगे कि ये छोटी साइज़ का, ये बड़ी साइज़ का। इस तरह से वो बच्चों में ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन स्किल को बढ़ावा दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? मतलब बच्चों में इन्वायरमेंट के लिए उनका नज़रिया और उनके इंफॉर्मेशन के लिए वो क्या कर सकता है कि बच्चों में ये चीज़ की अवेयरनेस बढ़े। जैसे शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले, इस्तेमाल होने वाले जैविक और भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्ध को बताएगा। चलिए सही है, ऑप्शन ए। फिर बोल रहा है टीचर विल टेल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन फ्लोरा एंड फाउना अराउंड देम। शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। कैसे वनस्पति और पशुओं की कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं हमारे आसपास के एरिया से। तो ऑप्शन बी करेक्ट। फिर बोल रहा है, क्या था हमारा, एक ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। फिर बोल रहा है शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएंगे। अच्छा चलिए ये भी सही है, ऑप्शन सी। फिर बोल रहा है टीचर विल टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री। शिक्षक औद्योगिक कारण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। नहीं, इसमें इंडस्ट्रीज़ का कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट को बढ़ाना है, बच्चों के अंदर उनको जागरूकता लाना है। इन्वायरमेंट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए और उनकी अवेयरनेस चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए एंड सी, ए बी सी करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन की तरफ, तो ऑप्शन बी में हमको ऑप्शन ए बी सी नज़र आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व
इन प्रैक्टिसाइजिंग एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। इनको लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड ऑफ लर्निंग को सीक्वेंस से लगानी है। कैसे? हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, तो ये इसको नंबर 1 दे दीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद में प्लानिंग के बाद में हम एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, तो सेकंड नंबर पर आएगा। फिर इसके बाद में हम रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस करते हैं, तो इसको 3 नंबर दीजिए। फिर उसके बाद में हम रिवाइजिंग करते हैं 4 नंबर पर। अब ऑप्शन को कलेक्ट कीजिए, क्या है? सबसे पहले सी होगा, फिर उसके बाद ए होगा, उसके बाद डी होगा और लास्ट में बी होगा। तो ऑप्शन CADB कहाँ पर नज़र आ रहा है हमें? ऑप्शन CADB ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है और हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाता है? अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो एकीकृत प्रकृति को दर्शा रहा है? जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। अंतर्दृष्टि नहीं होता है, इसको दृष्टि विकसित करते। फिर बोल रहा है इन्वाइटिंग एन इन्वायरमेंटलिस्ट इन क्लासरूम स्पीच। अगर किसी को क्लासरूम में स्पीच देने के लिए बुलाना, ये तो नहीं होगा। फिर है इन्वाइटिंग सेपरेट, जहाँ पर सेपरेट आ जाए वहीं पर ही निगेटिव हो जाता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी भी कट गए, सी भी, ए भी बचा है हमारे पास, डी। विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ योजना बनाना, यही हमारा राइट आंसर है लेसन प्लान का। क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव which riddles have been included in EVS। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहचानिए। मतलब क्यों पहेलियाँ पर्यावरण अध्ययन में EVS की पुस्तक में पहेलियों को क्यों शामिल किया जाता है, या इन्हें क्यों शामिल करना चाहिए, क्या मकसद है इनका? चलिए देखते हैं क्या मकसद है इसका। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करने के लिए, या मतलब स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, नो। फिर है टू मेक देम प्ले, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। फिर विद्यार्थियों को खेल खिलाना, ये भी नहीं है। फिर है कंफ्यूज स्टूडेंट्स एंड रीड प्ले नाउ, विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं करना है, ना ही उनके मन में डर बिठाना है। फिर है टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी, ताकि बच्चे को पहेलियाँ इसलिए कराई जाती है ताकि बच्चे में लॉजिकल एबिलिटी आए, लॉजिकल एबिलिटी डेवलप हो सके, इसलिए पहेलियों को शामिल किया गया, ये उसका मकसद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियमित काम दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या था? तब एक टीचर है जिसने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि वो अलग अलग भागों में होने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी हासिल करें और उन्हें कक्षा में लाकर बताए, प्रदर्शित करें या क्लासरूम में बताए। इस तरह की उसने एक एक्टिविटी दी है। तो उसका एक्टिविटी देने का मकसद क्या था? देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय को जानना चाहिए, ये नहीं होगा। फिर है हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना, संवेदनशील बनाना और विविधता को, ये राइट है, यही ऑप्शन हमारा राइट है और यही आंसर होगा। और सॉरी, क्या पूछा है इसमें? हाँ,
आदित्य एक ईवीएस का शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से क्या किया। एक आदित्य नाम की टीचर है जिन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ बैठे और चिकनी मिट्टी से कुछ चीज़ें बनाना सीखी। अब एक विद्यार्थी एक स्टूडेंट ऐसी है जो दूसरे विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती, वो कुर्सी पर बैठी है। उसने आदित्य और उसके साथियों से चिकनी मिट्टी से अलग अलग वस्तुएं बनाना सीखी थी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। क्रिएटिविटी इनकरेज किया उसने क्रिएटिविटी को। फिर उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके दौरान उसने अवसर प्रदान किया। किस लिए? टू स्टूडेंट टू डिस्प्ले देयर टैलेंट, विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए। चलिए सही है। सो डैट ही कैन इम्प्रूव हिज कॉम्पिटेंस, जिससे कि वो अपनी क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। यस। टू इंस्टिल कॉम्पिटेंसेस इन स्टूडेंट, विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना, यही गलत है। ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड बी हमें कहाँ नज़र आ रहा है? ऑप्शन ए एंड बी ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ यू फाइंड एनी टॉपिक इन ईवीएस डिफ़िकल्ट टू टीच, व्हाट वुड यू डू एज अ टीचर? यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? रिपीट द मेन पॉइंट तो नहीं करेंगे। ऑप्शन ए कट गया है पहले। डू क्वेश्चन विथ स्टूडेंट, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे। अच्छा। फिर है रीड इट एंड टीच इट, उसे पढ़िए और पढ़ाएंगे, ये भी नहीं होगा। और स्टूडेंट से क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कठिन लगे तो हम क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे स्ट्रेटेजी को हमारी टीम टीचिंग से, समूह शिक्षण रणनीति का हम उपयोग करेंगे, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी। एन EVS exhibitions was organized in Aarti's schools. According to you, which of the following is the most appropriate objectives? आरती के विद्यालय में EVS की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? सेटिस्फाइज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नो, ये तो ऑप्शन में सबसे पहले ही हट जाएगा। फिर है चैनलाइज क्रिएटिव इंस्टिंक्ट इन लर्नर, जो क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्देशित करना। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। EVS में शिक्षण अधिगम परिक्रम की विविध निर्भर नहीं करती है। किस पर नहीं करती है? स्कूल फेलोसफी, विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। अच्छा, देखते हैं क्या है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन की उपलब्धता भी, ये तो है। नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार भी है। पीरियड लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। लेकिन क्या नहीं है बोला है, वही हमारा आंसर होगा। स्कूल्स ऑफ फेलोसफी नहीं है और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। टीचिंग ऑफ EVS शुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर, EVS का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक क्या करेगा? कंडक्ट वेरियस मीनिंगफुल एंड रिलीवेंट एक्टिविटीज़,
यहीं पर ही हमें पहले ही ऑप्शन में मिल चुका है हमारा आंसर। मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर से हम हमारे टीचिंग स्कूल को, हमारी टीचिंग को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ही इफेक्टिव करना चाहते हैं, तो हमें बच्चों को सबसे पहले क्या कराना चाहिए, एक मीनिंगफुल वर्ड से जोड़ना, कंडक्ट करना चाहिए, या हमें उन्हें संदर्भ में पढ़ाना चाहिए, अर्थपूर्ण और संदर्भ में। चलिए हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। हैज़ कमांड ऑन हिज या हर का अपने विषय पर अधिकार हो, नो। फिर बोल रहा है विषय समाप्त करने के बाद घर काम दे, ये भी गलत है। फिर बोल रहा है विषय के शुरू में विद्यार्थियों को उद्देश्य बताए, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन क्या है हमारा, एक्टिविटी बेस्ड हो और मीनिंगफुल हो। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है, क्या नहीं है बोल रहे हैं, डिटरमाइनिंग। अच्छा देख लेते हैं उसको बाद में, पहले देखते हैं हम नीचे के ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑब्जर्विंग सही है, बच्चे को ऑब्जर्व करने लगाएंगे आप। फिर है प्रेडिक्टिंग, पूर्ण अनुमान लगाना भी सिखाएंगे बच्चे को। निष्कर्ष निकालना बताएंगे, क्या है नहीं है, न्यायित नहीं है, और यही हमारा आंसर होगा। नहीं पूछा है उसने, एक कौशल नहीं है, वो है डिटरमाइनिंग नहीं है। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। NEP 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा से शुरू किया गया है या किस कक्षा से रखा गया के स्थान, कक्षा समूहों के स्थान में दिया गया है। तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उससे थर्ड, फोर्थ और तो 2020 शिक्षक नीति NEP 2020 के मुताबिक पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के तौर पर कक्षा में रखा गया कब से, तीसरी, चौथी और पांचवी से, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से। लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। थ्रो अ गुड टेक्स्ट बुक्स आगे वहीं ऑप्शन को काट देना चाहिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। थ्रो अ गुड एक्सप्लेनेशन गुड एक्सप्लेनेशन भी नहीं आएगा, ये भी कट गया, ऑप्शन भी गया। थ्रू अ स्पीच बाय एनवायरमेंट एक्सपर्ट, नो, किसकी, एक्सपर्ट की। फिर है थ्रो शोविंग अ कॉल पाइस, ये सही है, कोयलों के टुकड़े दिखाना। और डिस्कसिंग, उस पर उन्होंने डिस्कस करना चाहिए। एंड यूज़ एंड अवेलेबिलिटी पर फॉर फ्यूचर में किस तरह से हम काम कर सकते हैं कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता और उपयोग पर चर्चा करना, यही ऑप्शन राइट होगा। ये थे हमारे क्वेश्चन पेपर 4 फरवरी 2023 के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेपर हम जल्दी लेकर हाजिर होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर से आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो मेल कीजिए मेल आईडी पर, और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इस पर फ्री क्विज होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।